जय हिंद। पीसेस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बिहार दरोगा पीटी का जो होमवर्क सीरीज था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और ये आपका डे 20 है फ्रेंड्स। देखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसेस मेकर पे ही आपको इतने डिटेल में आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। बाकी अदर चैनल आप कहीं पे देख लीजिए फ्रेंड्स, आपको उसका क्वेश्चन और केवल आंसर बताया जाता है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग को जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट, अगर आप 40-45 मिनट का वीडियो देखते हैं तो कम से कम 300 प्लस क्वेश्चन आपको लेके आप जाइए, ठीक है ना। तो प्लीज़ पीसेस मेकर चैनल से जुड़ जाइए, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके आने वाले बिहार दरोगा एग्जाम, बिहार पुलिस एग्जाम, बिहार एसएससी एग्जाम और जो भी रेलवे का एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि जीके जीएस किसी भी एग्जाम का करंट अफेयर चेंज नहीं होता है, ठीक है। देखते हैं फ्रेंड्स, आप देखिए मंडे टू फ्राइडे, आज तो फ्राइडे है तो मंडे टू फ्राइडे आपको डेली होमवर्क दी जाता है। सैटरडे को आपको मास्टर वीडियो आएगा और दिस संडे को आप लोगों के लिए बिहार दरोगा का फुल मॉक टेस्ट का एक अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा और 2 आपको संडे को अपलोड कर दिया जाएगा। तो पीसेस मेकर चैनल से जुड़ जाइए, इसका पीडीएफ के नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, इससे ज्वाइन होकर आपको इसका पीडीएफ ले सकते हैं। देखिए आज हमारा डेट 21 फरवरी है। इसका आज हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि भारत ने पहली बार स्वचालित जलस्तर रिकॉर्डर तकनीक को कहाँ स्थापित किया है। तो देखिए भारत ने पहली बार स्वचालित जलस्तर रिकॉर्डर का तकनीक का जो स्थापित किया है ना, हिमालय के ग्लेशियर में, लिखिएगा हिमालय के ग्लेशियर में, हिमालय के ग्लेशियर में इसको स्थापित किया गया है। हिमालय के ग्लेशियर में इसको स्थापित किया गया है। याद रखिएगा ये कहाँ पे था, ट्रांस हिमालय पर, हिमालय के ग्लेशियर में, लेकिन कहाँ पे, तो याद रखिएगा ट्रांस हिमालय पर किया गया है, ठीक है। अब देखिए ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो सुनिएगा कि ट्रांस हिमालय पर ना मुख्यतः 5 बड़े ग्लेशियर, याद रखिएगा क्वेश्चन आएगा कि ट्रांस हिमालय पर मुख्यतः कितने, तो 5 बड़े ग्लेशियर। याद रखिएगा पहला आपका है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, पहला आपका हो जाएगा फ्रेंड्स सियाचिन, पहला हो जाएगा आपका सियाचिन ग्लेशियर। दूसरा आपका सासा यमीन ग्लेशियर हो गया। तीसरा की बात करें तो हिस्पर ग्लेशियर, तीसरा कौन है फ्रेंड्स आपका, तो हिस्पर ग्लेशियर हो गया। चौथा है आपका दियाफू ग्लेशियर, चौथा है आपका दियाफू ग्लेशियर और पांचवा आपका वाल डोरो ग्लेशियर पांचवा आपका ग्लेशियर है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर कि हाल ही में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। इस परियोजना को कब और कहाँ लाया गया है था। देखिए ये परियोजना जो है ना, ये लाया गया था उड़ीसा में। ध्यान रखिएगा इस परियोजना को लाया गया कहाँ, तो उड़ीसा में। और याद रखिएगा इसको लाया गया था कब, तो 1975 में, यानी कि 1975 में। ध्यान रखिए 1975 में इसको लाया गया था, ठीक है। और कहाँ पे लाया गया था, तो याद रखिएगा कि सिमलीपाल नेशनल पार्क, याद रखिएगा सिमलीपाल नेशनल पार्क जो आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है ना, याद रखिएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि यहाँ पे जो मगरमच्छ परियोजना जो लाया गया था, ये ध्यान रखिए सिमलीपाल नेशनल पार्क आपके उड़ीसा में है, आपको लाया गया था ये भीतरकनिका, याद रखिएगा ये लाया गया था भीतरकनिका नेशनल पार्क में लाया गया था उड़ीसा में 1975 में, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं सिमलीपाल नेशनल पार्क की, तो सिमलीपाल नेशनल पार्क ना ये उड़ीसा में है, ठीक है ना, सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है, तो उड़ीसा में है। एक और याद रखिएगा कि घड़ी माता नेशनल पार्क ये कहाँ है, तो घड़ी माता नेशनल पार्क भी आपके उड़ीसा में है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा एक क्वेश्चन उड़ीसा से आता है कि सुभद्रा योजना, सुनिएगा सुभद्रा योजना, ये सुभद्रा योजना उड़ीसा में लाया गया था। छाता परियोजना भी उड़ीसा में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर की N2O उत्सर्जन के वैश्विक आकलन के अनुसार N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का स्थान क्या है। तो देखिए नाइट्रस उत्सर्जन में भारत का स्थान दूसरा है। अगर प्रथम की बात करें तो प्रथम देश चीन है, तीसरे स्थान पे कौन है, तो अमेरिका यानी कि USA है, ठीक है। अब देखिए अगर बात करते हैं क्या, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट सुनिएगा कि मनोरंजन में भारत का स्थान है छठा, मनोरंजन के मामले में भारत का स्थान छठा है। स्मार्टफोन निर्माता में भारत का स्थान दूसरा है स्मार्टफोन में। अर्थव्यवस्था के मामले में भारत का स्थान कितना है, तो 5वां है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर की विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए इसका जो आयोजन किया गया ना वो राटर, याद लिखिएगा इसको, बंदरगाह पे क्या हुआ था कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ पे, तो नीदरलैंड में। राटरडम बंदरगाह कहाँ है, तो नीदरलैंड में। नीदरलैंड में इसका क्या किया गया था, नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया था। नीदरलैंड की राजधानी क्या है, तो एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी क्या है, तो एम्स्टर्डम है। और याद रखिएगा नीदरलैंड जो स्थित है वह यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। नीदरलैंड कहाँ है, तो यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है नीदरलैंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर कि भारत में हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब की गई और इसका लक्ष्य क्या रखा गया। देखिए भारत में हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई थी 2023 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका लक्ष्य रखा गया है 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। और याद रखिएगा एक हरित प्राधिकरण विधेयक ना हरियाणा विधानसभा के द्वारा पास किया गया था। याद रखिए हरित प्राधिकरण विधेयक जो है हरियाणा विधानसभा ने पास किया था, हरित प्राधिकरण विधेयक।
अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कोरल सुपर हाईवे की खोज की गई है, यह किस महासागर में अवस्थित है। देखिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कोरल सुपर हाईवे की जो खोज की गई थी ना, याद रखिए किस महासागर में है, तो ये हिंद महासागर में, याद रखिएगा हिंद महासागर में, हिंद महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में। और याद रखिएगा कि ये हिंद महासागर जो है ना, ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो हिंद महासागर है, ठीक है ना। देखिए हिंद महासागर में ना, हिंद महासागर बात करते हैं क्या, हिंद महासागर का सबसे बड़ा कौन है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो मेडागास्कर, याद रखिएगा हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो मेडागास्कर, याद रखिए मेडागास्कर जो है वह हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर हम बात करते हैं क्या, हिंद महासागर का सबसे छोटा द्वीप कौन है, तो मालदीव, सबसे छोटा द्वीप कौन है, तो मालदीव है हिंद महासागर का, ठीक है। अब देखिए कुछ पोर्ट मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। ग्वादर पोर्ट, चाबहार पोर्ट और सितबे पोर्ट और हम्बन टोट पोर्ट, याद रखिए इसको लिख लीजिएगा। गवादर पोर्ट हो गया आपका, ठीक है ना, चाबहार पोर्ट हो गया, उसके बाद है क्या, सितबे पोर्ट हो गया, एक आपका है हम्बन टोटा ये पोर्ट, ये आपके जो है ना, ये सभी आपके हिंद महासागर में अवस्थित हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर कि दुनिया की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी भारत के किस राज्य में बनाने की घोषणा की गई है। तो देखिए ये जो बनाने की घोषणा की ना, उड़ीसा में की गई है। उड़ीसा के कहाँ पे, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में, ध्यान रखिएगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में क्या हुआ है कि इसको बनाने की घोषणा की गई है। और ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का है, तो याद रखिएगा उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, एक लायन सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया गया, तो लायन सफारी पार्क जो स्थापित किया गया यूपी में, लायन सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया गया था, यूपी में। तो याद रखिएगा, यहाँ से मैं फिर से क्लियर कर दूँ, दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी भारत के किस राज्य में बनाने की घोषणा की गई है, तो उड़ीसा, याद रखिए उड़ीसा में शुरू की गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में विश्व मौसम को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान कि इसका संबंध किस मंत्रालय से होगा, तो इसका संबंध है ना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, लिखिएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत इसको किया गया था, ठीक है। और याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं कि विश्व मौसम को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है, किसका संबंध किस मंत्रालय से, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से। और याद रखिएगा एक पॉइंट कि मौसम का निर्धारण जो होता है ना, मौसम का जो निर्धारण होता है वो अक्षांश रेखा करती है। मौसम का निर्धारण कौन करती है, तो अक्षांश रेखा करती है, ठीक है ना। और मौसमी घटना जो होती है ना, मौसमी घटना किस मंडल में होती है, तो मौसमी घटना जो होती है आपके क्षोभ मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में मौसमी घटना होती है। अगला यहाँ पे देखिएगा एक और क्वेश्चन है क्या कि कार्बन उत्सर्जन नेट शून्य हासिल करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया है। तो याद रखिएगा कि भारत सरकार ने 2070 तक कहा है कि हम नेट जीरो यानी कि कार्बन का लक्ष्य रखे हैं। अब रेलवे ने कार्बन मतलब कि मुक्त होने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। रेलवे ने कब तक रखा है, तो 2030 तक, ठीक है ना। अब देखिए कुछ अभियान है, टीबी मुक्त अभियान यानी कि टीबी मुक्त का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। भारत ने रखा कि 2025 तक अपने भारत देश में टीबी को मुक्त कर दें, ठीक है ना। एनीमिया मुक्त का लक्ष्य रखा गया 2030 तक, एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य 2030 तक, ठीक है ना। आगे याद रखिए मलेरिया मुक्ति करने का लक्ष्य 2030 तक, मलेरिया को भी भारत से खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक, याद रखिएगा। और 5 ट्रिलियन, सुनिएगा 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी है इसको लाने का लक्ष्य रखा गया 2025 तक भारत के द्वारा, ठीक है ना। अब देखिए विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। विकसित भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2047 तक। ऊर्जा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया भारत में 2045 तक, ठीक है ना। तो इतने लक्ष्य है जो आप याद रखिएगा। और डिजिटल रेडियो की याद रखिएगा, डिजिटल रेडियो का लक्ष्य था 2025 तक, इसको बढ़ा के 2026 कर दिया गया। डिजिटल रेडियो का लक्ष्य रखा गया भारत में 2026 तक। तो इतने लक्ष्य मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों द्वारा हम्बोल्ट ग्लेशियर को बर्फीले मैदान के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया, यह कहाँ अवस्थित है। तो देखिए ये जो है ना आपके वेनेजुएला में, याद रखिएगा ये जो अवस्थित है फ्रेंड्स वो कहाँ है, तो वेनेजुएला में। वेनेजुएला में क्या है, ये अवस्थित है वेनेजुएला में। और याद रखिएगा वेनेजुएला है ना, ये दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप देश है, ठीक है ना। दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप देश कौन है, तो वेनेजुएला। और याद रखिएगा वेनेजुएला में ना, याद रखिएगा एक वेनेजुएला में एक नदी है, सुनिएगा कैरोन नदी। क्वेश्चन आता है कि कैरोन नदी कहाँ पे है, तो वेनेजुएला में है, क्या है, तो कैरोन नदी है। और याद रखिएगा कैरोन नदी पर ही एंजल जलप्रपात है, जो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है, तो एंजल जलप्रपात है विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात जो कैरोन नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर के हाल ही में अडानी ग्रीन लिमिटेड द्वारा किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जा रहा है। तो किसके द्वारा, कच्छ यहाँ बनाया जाता है, कच्छ में बनाया जा रहा है, कच्छ गुजरात में बनाया जा रहा है। कच्छ गुजरात में क्या है कि अडानी ग्रीन लिमिटेड द्वारा
कच्छ के गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है ना। अब देखिए अगर हम बात करते हैं खिलौना पार्क, सुनिएगा खिलौना पार्क कहाँ है, तो गांधीनगर गुजरात में। खिलौना पार्क कहाँ है फ्रेंड्स, तो गांधीनगर गुजरात में है। अगर बात करते हैं क्या विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है, तो राजस्थान में। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है, तो राजस्थान में है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि सुनिएगा कि जनजाति पार्क कहाँ बनाया गया, तो रांची में। जनजाति पार्क कहाँ बनाया गया, तो रांची में। अगर हम बात करते हैं क्या कि सोलर ट्री पार्क कहाँ बनाया गया, तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में सोलर ट्री पार्क बनाया गया, पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं क्या कि ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क कहाँ बनाया गया, तो याद रखिएगा लखनऊ में। ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क कहाँ बनाया गया, तो लखनऊ में ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क बनाया गया, जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है ज्ञानेश्वर। इसको लिख लीजिएगा ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क। ठीक है ना। अब देखिए अगर हम बात करते हैं क्या, तो यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे इतने भी पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आपका देखिएगा कि एनपीएस वात्सल्य योजना कब शुरू की गई। देखिए एनपीएस वात्सल्य योजना जो शुरू की गई है ना, याद रखिएगा इसको शुरुआत की गई है फ्रेंड्स 2024 में। 2024 में इसकी शुरुआत की गई है एनपीएस वात्सल्य योजना। अब देखिए बाल योजना, देखिए ये एनपीएस वात्सल्य योजना का संबंध पता है, बाल योजना है। बाल योजना जिसका संबंध पेंशन से है, मतलब बाल योजना को भी क्या दिया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा, इसका संबंध इससे। अब देखिए कुछ योजना के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सुनिएगा कोसी मेची योजना को लाया गया था 2024 में। कोसी लिखिएगा फ्रेंड्स, कोसी मेची योजना को लाया गया था 2024 में लाया गया था। कोसी मेची योजना को, सुभद्रा योजना को भी लाया गया था 2024 में। सुभद्रा योजना को 2024 में लाया गया था। पूर्वोत्तर विकास योजना भी लाया गया था 2024 में। पूर्वोत्तर विकास योजना 2024 में, याद रखिएगा। अब देखिए जन आरोग्य योजना, सुनिएगा जन आरोग्य योजना को लाया गया था 2018 में। जन आरोग्य योजना 2018 में। उसका स्मार्ट सिटी योजना 2015 में। स्मार्ट सिटी योजना 2015 में। और याद रखिएगा अटल पेंशन योजना भी 2015 में लाया गया था। तो ये योजना था जो आपको यहाँ पे कंप्लीट की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर कि सूर्य हमारी पृथ्वी पर किन दो काल्पनिक रेखाओं के मध्य वर्ष भर चमकता है, तो याद रखिएगा कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच क्या होता है कि सूर्य हमारी पृथ्वी के दो काल्पनिक रेखाओं पर मध्य वर्ष पर चमकते रहता है, कर्क और मकर रेखा। अगला 40 नंबर के भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और इसे कब स्थापित किया गया। सुनिए भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा, याद रखिए अब कौन है, तो अप्सरा है। इसको स्थापित कब किया गया था, 1956 में इसको बनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि परमाणु बिजली घर, क्वेश्चन आता है कि परमाणु बिजली घर ये कब बना था, तो 1972 में। 1972 में। और कहाँ पे था, तारापुर में। सुनिएगा कि परमाणु बिजली घर कब बना, 1972 में, तारापुर में, याद रखिएगा। देखिए 1969 में ना तारापुर को ना स्थापना किया गया था। ये क्वेश्चन अगर डाउट होगा तो सुन लीजिएगा। 1969 में 1969 में क्या हुआ था कि तारापुर को स्थापना हुआ था और परमाणु बिजली घर बनाया गया था 1972 में। ठीक है, यहाँ पे आप डाउट नहीं रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, गौतम बुद्ध अपने संवादों में किस भाषा का प्रयोग करते थे। देखिए गौतम बुद्ध ना अपने बातचीत में जो भाषा का प्रयोग करते थे, वो संवाद में करते थे, वो पाली भाषा। याद रखिए कौन सा भाषा, पाली भाषा। और याद रखिएगा पाली भाषा की बात करते हैं ना, तो ये पता है पाली भाषा कठिन भाषा होती थी, कठिन भाषा। ठीक है ना। अगर महात्मा बुद्ध की बात करते तो 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। और 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या, ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिए थे। ठीक है ना। और 6 वर्ष इनको ज्ञान की प्राप्ति में समय 6 वर्ष लगा था और 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और देखिए गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे ना, सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या, तो यहाँ से इतना क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर के 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध किन देश से। देखिए 3 बीघा कॉरिडोर का जो संबंध है ना, याद रखिए भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा कॉरिडोर है, याद रखिएगा। ये 3 बीघा कॉरिडोर के लिए ना हमारे संविधान में संशोधन हुआ था। और याद रखिए क्वेश्चन आता है 100वां संविधान हुआ था, 100वां संविधान संशोधन हुआ था 2015 में। 2015 में 100वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। ठीक है ना, ये समझौता हुआ था। ठीक है, ये भूमि समझौता। अगला 17 नंबर कि वर्ष 1910 से 1916 के काल में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा किसने की थी। देखिए ये जो की थी ना, हार्डिंग द्वितीय ने क्या हुआ था कि बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की थी हार्डिंग द्वितीय ने। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं बंगाल विभाजन की, तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में। लेकिन किसने घोषणा की थी, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी 1905 में। और याद रखिएगा ये कब की थी, तो 19 या 20, कहीं आपको 19 कहीं आपको 19 या 20 जुलाई 1905 को ये घोषणा की थी। लेकिन बंगाल विभाजन, याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया कब, याद रखिएगा बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया गया,
तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया 1911 में। और याद रखिएगा बंगाल विभाजन कर्जन ने कब कर दिया था, तो 16 अक्टूबर, सुनिएगा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को मतलब कि विभाजन को, बंगाल विभाजन को विभाजन कर दिया था कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को। लेकिन बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया, 1911 में। किसने, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, यानी कि हार्डिंग द्वितीय ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर की, वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र के अध्यक्ष कौन चुने गए थे। देखिए 1929 में लाहौर का अधिवेशन हुआ था पंडित नेहरू, याद रखिए पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या होता कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या होता कि 1929 के लाहौर अधिवेशन किए से किस नदी के तट पर, क्वेश्चन आता है रावी नदी के तट पर किए थे। और याद रखिएगा इनका एक क्वेश्चन आता है कि पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग किसने किए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, यही लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक है ना। और देखिए इसकी घोषणा हुई थी, लाहौर अधिवेशन की घोषणा हुई थी 26 जनवरी 1930 को यह घोषणा हुई थी कि आज से हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, तो 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, देखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में नीति निर्देशक तत्वों में कुल कितने निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा देखिए 42वां संविधान संशोधन, पहले तो अपने आप में क्वेश्चन आएगा कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में नीति निर्देशक तत्वों को कुल कितने निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया, तो याद रखिएगा तीन तत्व को शामिल किया गया, तीन तत्व को शामिल किया गया। इसमें तीन तत्व को सुनिएगा ध्यान से। एक आपका अनुच्छेद 39 का क्लाउज क है, क बोलिए ए बोलिए। दूसरा आपका है अनुच्छेद 43 का क्लाउज क हो गया। और तीसरा आपका अनुच्छेद 48 का क्लाउज क, यानी कि ए बोलिए क्लाउज क बोलिए। सुनिएगा 39 के ए में क्या है कि समान विधिक सहायता, मतलब अनुच्छेद 39 के क्लाउज क में कहा गया तो समान विधिक सहायता हो। अनुच्छेद 43 के क में कहा गया है कि कामगारों की भूमिका हो। और अनुच्छेद 48 के क में कहा गया कि पर्यावरण की सुरक्षा हो। इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर की, मौलिक अधिकारों के निलंबन के संबंध में आपातकालीन प्रावधान को कहां से लिया गया है। देखिए मौलिक आपातकालीन लिया गया ना, आपातकालीन व्यवस्था लिया गया जर्मनी संविधान से। जर्मनी जो आपके देश है वहां से आपातकालीन के बारे में, जर्मनी देश से क्या हुआ कि आपातकाल के बारे में लिया गया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं ना आपातकाल के बारे में, तो सुनिएगा आपातकाल दो तरह का से लगता है। एक लगता है बाह्य आक्रमण के आधार पर, दूसरा लगता है सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक विद्रोह के आधार पर लगता है। सुनिए बाह्य आक्रमण जब लगता है ना, तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, सुनिएगा अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर बाकी जितने भी आपके अनुच्छेद है सभी निलंबित हो जाते हैं, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के। और जब सशस्त्र या बाह्य, अगर सशस्त्र या आपको लगता है सशस्त्र विद्रोह अगर होता है तो इसमें अनुच्छेद 19, सुनिएगा अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, इन सभी छोड़ के जितने भी आपके अनुच्छेद है सभी क्या होते हैं, स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 21 नंबर के, संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। सुनिएगा अगर हम कैग की बात करते हैं, कैग यानी कि CAG कैग, संविधान के किस नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हम लोग कैग कहते हैं, कि स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। तो याद रखिएगा ये अनुच्छेद 148 में अनुच्छेद 148 में इसकी व्यवस्था की गई है। और याद रखिएगा ये जो कैग की नियुक्ति ना, ये राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति। और याद रखिएगा कैग का जो कार्यकाल होता है ना, 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से कोई पहले हो जाए। ठीक है ना, अगर 65 वर्ष उम्र हो गया, 6 साल नहीं हुआ, फिर भी ये रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं कैग का, पता है काम क्या है। कैग जो होता है ना, सरकार की जो भी खर्चे की जानकारी नहीं कैग रखता है। और सरकार की जो खर्चे की जानकारी है ना, इसको रिपोर्ट किसको पेश करता है, तो राष्ट्रपति को क्या होता है, कैग अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है। देखिए सर क्रिक विवाद जो है ना आपके भारत और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान के बीच में क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच में सर क्रिक विवाद है। और याद रखिएगा एक और विवाद आप लोग सुन लीजिएगा, याद रखिएगा सबसम घाटी, याद रखिएगा सबसम घाटी विवाद, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। याद रखिए आज़ाद कश्मीर भी भारत और पाकिस्तान के बीच में है। आज़ाद कश्मीर जो विवाद है, आज़ाद कश्मीर ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में। गिलगिट विवाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। गिलगिट विवाद कहाँ है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अगला आपका 23 नंबर की, विश्व जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। देखिए इसको जो जारी करता है ना, जर्मन, सुनिएगा जर्मन वाच द्वारा विश्व जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है। देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि विश्व जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो याद रखिएगा भारत का स्थान याद रखिएगा क्या है, तो 10वां है। 10वां स्थान है। भारत का स्थान क्या है, तो 10वां स्थान है। भारत का स्थान क्या है, 10वां है। अगर मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो 134वां स्थान है। ठीक है ना। अगर बात करते हैं कि भूख सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो 105वां स्थान है। अगला 24 नंबर की, किलाऊ और
मोनालोवा ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? सुनिएगा कि किलाऊ और मोनालोवा ज्वालामुखी जो है वो हवाई द्वीप पर अवस्थित है। हवाई द्वीप, सुनिएगा, हवाई द्वीप पर, हवाई द्वीप पर अवस्थित है किलाऊ और मोनालोवा ज्वालामुखी। और याद रखिएगा विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो मोनालोवा ज्वालामुखी। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो मोनालोवा ज्वालामुखी। अगला आपका 25 नंबर की गुजरात में कच्छ की खाड़ी के तट पर के आसपास स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो सुनिएगा, अगर हम बात करते हैं कि गुजरात में कच्छ की खाड़ी पर तट के पास स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखिएगा कांडला बंदरगाह। कांडला, इसको लिखिएगा कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, कांडला पोर्ट है, कांडला पोर्ट है। और याद रखिए कांडला पोर्ट का नाम परिवर्तन करके दीनदयाल, सुनिएगा दीनदयाल पोर्ट रख दिया गया, दीनदयाल पोर्ट रख दिया गया, कांडला पोर्ट का नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट रख दिया गया। और याद रखिएगा कि भारत में सर्वाधिक आयात और निर्यात होता है ना, ये कांडला पोर्ट पर होता है। भारत क्वेश्चन आता है कि भारत में सर्वाधिक आयात और निर्यात कहाँ पे होता है? तो याद रखिएगा कांडला कहाँ होता है? तो कांडला पोर्ट पर होता है। और एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, मतलब कि ज्वालामुखी पर्वत कौन है? तो कोटोपैक्सी। क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन है? तो कोटोपैक्सी है। याद रखिए कोटोपैक्सी जो है वह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, ठीक है ना। और याद रखिए अगर बंदरगाह की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो सुनिएगा भारत में 13 पोर्ट है। भारत में कितने बंदरगाह हैं? तो 13 पोर्ट, यानी कि 13 बंदरगाह है। और 14वां, सुनिएगा 14वां बंदरगाह अभी बनाया जा रहा है, जिसका नाम है वाधवन बंदरगाह है, जो महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है, 14वां पोर्ट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर की द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। ये किस आदिवासी जनजाति क्षेत्र में से आती है? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या 21 आदिवासी क्षेत्र से आती है, तो ये संथाल आदिवासी क्षेत्र से आती है, संथाल से। और याद रखिएगा संथाल जो ये कहाँ से आती है? उड़ीसा, सुनिएगा उड़ीसा के मयूरभंज, याद रखिए उड़ीसा के मयूरभंज जिले से आती है, मयूरभंज जिले से ये आती है, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम बात करते हैं क्या द्रौपदी मुर्मू, ये राष्ट्रपति का क्रम है 15वें राष्ट्रपति, देश के कैवे राष्ट्रपति है? तो 15वें राष्ट्रपति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर की, भारत के संविधान के उद्देशिका को संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा किसने दी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था संविधान की आत्मा को हृदय की संज्ञा दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब सुनिएगा कि संविधान ये प्रस्तावना को उद्देशिका को पेश किया गया था कब? 13 दिसंबर 1946 को, जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है ना। और इसको पारित कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को इसको पारित किया गया था। संविधान इसको उद्देशिका को पारित कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। सुनिएगा प्रस्तावना में 5 प्रकार की न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक है ना। 3 प्रकार की न्याय है और 1 प्रकार का बंधुत्व है। 1 प्रकार का क्या है? बंधुत्व है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किन 2 नदियों के संगम पर बना है? देखिए भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है ना, ये आपके याद रखिएगा ये लोहित और सुबनसिरी, सुनिएगा लोहित और सुबनसिरी लोहित और सुबनसिरी नदियों के संगम पर बसा है कौन? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। तो ये अपने आप में क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो माजुली द्वीप है, ठीक है ना, ये अपने आप में क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सुनिएगा ये जो नदी माजुली द्वीप है ना, माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। याद रखिएगा भारत का तो है ये है, और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कहाँ पे है? तो ब्रह्मपुत्र। देखिएगा ये कन्फ्यूजन नहीं होएगा। अगर बताए यहाँ पे नदी संगम पूछा जा रहा है कि 2 नदियों का संगम बताइए, और मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ कि ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो माजुली नदी द्वीप है, जो कहाँ पे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और क्वेश्चन यहाँ का आंसर हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किन 2 नदियों के संगम पर है? तो लोहित और सुबनसिरी, ठीक है ना, ये दोनों में यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है। और याद रखिएगा ये माजुली जो है ना वो असम के एक प्रकार के जिला है माजुली, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए काला पानी विवाद के संबंध में किन 2 देशों से है? देखिए काला पानी विवाद ना भारत और नेपाल के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में क्या है? काला पानी विवाद है। याद रखिए एक सुगौली की संधि हुई थी 1816 में। एक क्वेश्चन आता है कि सुगौली की संधि कब हुई थी? 1816 में। किसके बीच में हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी सुगौली की संधि 1816 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, एक होता है वसा में। जल में घुलनशील बी और सी है, वसा में ए डी ई के है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए अफगानिस्तान के रास्ते काबुल होते हुए किस दर्रे से भारत आया था? तो याद रखिएगा ये जो दर्रा था ना वो खैबर दर्रा था,
खैबर दर्रा से होकर क्या हुआ था कि भारत में आया था, ध्यान रखिएगा। और खैबर दर्रा है ना, भारत को अफगानिस्तान से जोड़ता है। ये खैबर दर्रा है वो भारत को, याद रखिए, भारत को अफगानिस्तान से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो खैबर दर्रा जोड़ता है। और याद रखिएगा, सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया तो कब किया था, क्वेश्चन 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में किया था। और जब भारत पर आक्रमण किया था तो भारत में उस समय राजा कौन थे, तो घनानंद। कौन थे, तो घनानंद थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा एक और क्वेश्चन यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं ना कि गोमल दर्रा, सुनिएगा, गोमल दर्रा हो गया, उसके बाद बाखन दर्रा, गोमल दर्रा और बाखन दर्रा जो है ये भारत को अफगानिस्तान से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 32 नंबर के, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा ये की गई थी 1924 में। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई थी। किसके द्वारा, सचिंद्र सन्याल के द्वारा, सचिंद्र सन्याल के द्वारा किया गया था इसकी स्थापना, ठीक है ना। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था, तो 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर की, मौन घाटी भारत के किस राज्य में अवस्थित। देखिए, मौन घाटी बोलिए, शांत घाटी बोलिए या साइलेंट वैली, इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। ये याद है केरल में है, कहाँ पे है, तो केरल में है। मौन घाटी बोलिए, शांत घाटी बोलिए, साइलेंट वैली कहाँ है, तो केरल में। और याद रखिएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर के, भारत के समुद्री तटीय मैदान में दीघा घाट भारत के राज्य में अवस्थित। देखिए, दीघा घाट जो है ना, ये कहाँ पे अवस्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में क्या है आपका दीघा घाट क्या है, अवस्थित है, ठीक है ना। और कठियावाड़ तट कहाँ है, तो गुजरात में। कठियावाड़ तट कहाँ है, तो कठियावाड़ तट कहाँ है, तो गुजरात में स्थित है। 35 नंबर क्या कि चंदावर का युद्ध कब और किन के बीच हुआ था। देखिए, चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, सुनिएगा, चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है, जयचंद क्या आता है, हार जाता है। अब सुनिएगा एक यहाँ पे पॉइंट, एक 1191 का युद्ध, 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, मोहम्मद गौरी हार जाता है। उसके बाद 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान क्या होता है कि हार देता है, इसकी मृत्यु कर दी जाती है मोहम्मद गौरी के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक जीके का। देखिएगा, भारत का नवीनतम और सबसे बड़ा परमाणु बिजली संयंत्र कौन सा है, तो याद रखिए कुंडनकुलम। ये कितना बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र जो आपके तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर, किस लौह एस का उपयोग विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से होता है, तो किस लौह एस का होता है, तो मैग्नेटाइट। याद रखिएगा कि मैग्नेटाइट लौह एस का उपयोग जो होता है वह जो उसका उपयोग होता है विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से होता है, ठीक है ना। देखिए, मुख्य लौह एस जो मुख्य तौर पे 4 होते हैं, याद रखिए, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और लिमोटाइट। याद रखिएगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और लिमोटाइट, ये लौह एस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 38 नंबर के, एल्युमिनियम धातु का सर्वाधिक निष्कर्षण किस अयस्क में किया जाता है, तो देखिए इसका जो इस्तेमाल किया था एल्युमिनियम धातु का, ये बॉक्साइट, सुनिएगा, बॉक्साइट, मतलब कि एल्युमिनियम धातु का सर्वाधिक निष्कर्षण जो किया जाता है वो बॉक्साइट एक्स में किया जाता है। और याद रखिएगा, बॉक्साइट जो है ना, भारत में सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है, ठीक है ना, उड़ीसा में होता है। और सर्वाधिक देश बॉक्साइट का कहाँ होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में होता है, ऑस्ट्रेलिया देश में होता है। 39 नंबर है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है, पेट्रोलियम, जल विद्युत और प्राकृतिक गैस। बायोगैस नहीं है, यानी कि 1, 2, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 40 नंबर की, कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है, तो एंथ्रासाइट। सुनिएगा, एंथ्रासाइट जो है वह सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। और भारत में ना 2% होता है, कहाँ पे था, कारगिल के क्षेत्र में। अगला आपको 41 नंबर की, भारत में किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले का प्रमुख भंडार मिलते हैं, तो याद रखें नवेली की खान। सुनिएगा, नवेली की खान, ये कहाँ है नवेली खान, तो याद रखें तमिलनाडु में है। तो याद रखें लिग्नाइट कोयले का प्रमुख भंडार मिलते हैं नवेली की खान में, तमिलनाडु में। 42 नंबर की, छत्तीसगढ़ का कोरबा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का कोरबा जो है ना, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। और भारत में कोयले की पहली खान जो है ना, सुनिएगा, भारत में कोयले की पहली खान रानीगंज में खोदी गई थी, रानीगंज में, यानी कि भारत में कोयले की पहली खान रानीगंज में खोदी गई थी। कहाँ पे, तो वेस्ट बंगाल में ये खोदी गई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर है क्या कि केरल में पाई जाने वाली मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो याद रखिएगा, केरल में पाई जाने वाली मोनाजाइट रेत जो है ना, ये आपको थोरियम पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है। याद रखिएगा, देश भारत, मतलब कि देश जो है भारत सबसे अधिक, मतलब थोरियम का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है, तो भारत देश करता है, जो केरल में पाया जाता है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा छोटा नागपुर पठार को, छोटा नागपुर
छोटा नागपुर पठार को भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है। और याद रखिए विश्व का छत पामीर पठार को कहते हैं, विश्व का छत पामीर पठार को कहते हैं, विश्व का छत पामीर पठार को कहते हैं। अगला क्वेश्चन 45 में कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज पूर्ण रॉक तंत्र कौन सा है? तो याद रखिए धारवाड़ चट्टान जो है वो भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज पूर्ण रॉक संयंत्र है। और याद रखिएगा खनिज संसाधन से संपन्न चट्टान भारत में है धारवाड़ चट्टान, मतलब कि खनिज संसाधन से संपन्न चट्टान भारत में कौन है? तो धारवाड़ चट्टान है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सबसे पुराना चट्टान कौन है? तो आर्कियन क्रम का चट्टान। सबसे पुराना कौन है? तो आर्कियन क्रम का चट्टान। सबसे नया चट्टान कौन है? तो गोंडवाना। सबसे नया कौन है? तो गोंडवाना क्रम का चट्टान सबसे नवीनतम चट्टान है। अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर की, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई है? तो याद रखिए तारापुर महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई है। और याद रखिए जैतपुर भी कहाँ? जैतपुर न्यूक्लियर प्लांट कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। जैतपुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, जैतपुर। अगला जैतपुरा महाराष्ट्र में। 47 नंबर की, बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर कौन था? बक्सर के युद्ध हुआ था 1764 में, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब बक्सर का युद्ध जो हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वेंसीटाट। याद रखिएगा वेंसीटाट जो थे वह बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर थे। अगला है 48 नंबर की, हाईकोर्ट एक्ट कब पारित हुआ? इसके तहत साथ ही संपूर्ण देश में एक ही दंड संहिता लागू की गई। तो याद रखिएगा हम बात करते हैं हाईकोर्ट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1861 में। 1861 में क्या हुआ था? मतलब कि इसके साथ मतलब कि हाईकोर्ट एक्ट पारित हुआ था, इसके साथ एक ही दंड संहिता लागू की गई थी। भारत का पहला हाईकोर्ट ना 1862 में, सुनिएगा, भारत का पहला हाईकोर्ट 1862 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, कलकत्ता में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर की, किस व्यक्ति द्वारा 1909 के कांग्रेस अधिवेशन में कहा गया है कि रिपन भारतीय वायसरायों में सबसे अधिक लोकप्रिय था? याद रखिए मदन मोहन मालवीय के द्वारा कहा गया था, ठीक है ना। अब देखिए पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि 1909 का जो अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने कहा था कि रिपन भारतीय वायसरायों में सबसे अधिक लोकप्रिय था। अगला 50 नंबर की, किस गवर्नर जनरल द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमीकरण किया गया? तो किस गवर्नर जनरल के द्वारा? तो याद रखिएगा गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड मेयो के समय क्या हुआ था कि वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमीकरण किया गया। और याद रखिएगा लॉर्ड मेयो की बात करते हैं ना तो ये महारानी विक्टोरिया के पुत्र थे, विक्टोरिया के पुत्र इसकी हत्या ना अंडमान निकोबार में हो गया था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहाँ पे इसकी हत्या हो गया था। और याद रखिएगा सैडलिच जनजाति ने, क्वेश्चन आता है किस जनजाति ने इसकी हत्या की थी? तो सैडलिच जनजाति ने क्या हुआ था कि लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी, ठीक है ना। पहली बार जनगणना जो हुआ था लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर की, अल्बर्ट विधेयक किस गवर्नर वायसराय के समय लाया गया था? तो याद रखिएगा अल्बर्ट विधेयक लाया गया था रिपन के समय में 1882 में, रिपन के समय में 1882 में इसको लाया गया था। और याद रखिएगा रिपन को ना स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, ठीक है ना। और ये अल्बर्ट विधेयक जो था ना एक न्यायिक विधेयक था, न्याय का विधेयक था। 52 नंबर की, जमींदारी व्यवस्था को कब और किसके द्वारा लाया गया था? देखिए जमींदारी व्यवस्था को कार्नवालिस के द्वारा लाया गया था, कार्नवालिस के द्वारा लगाया गया था। जमींदारी व्यवस्था को कार्नवालिस के द्वारा लाया गया था 1793 में लाया गया था। और याद रखिएगा ये जमींदारी व्यवस्था में एक नियम था सूर्यास्त का नियम, एक क्वेश्चन आता है सूर्यास्त का नियम, तो सुनिएगा सूर्यास्त का नियम लाया गया था जमींदारी व्यवस्था में ही लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा। देखिए 53 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, बिल्कुल गलत है। विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, बिल्कुल सही है। देखिए रॉबर्ट क्लाइव अगर यहाँ पे अगर आपको जनरल नहीं होता, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे तब सही हो जाता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जनरल है तो गलत हो जाएगा। जनरल है तो क्या आंसर होगा? तो याद रखिएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंगस जो थे वह बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब क्वेश्चन आएगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना। दोनों आंसर में यहाँ पे क्लियर कर दिया, तो केवल आपका 2 इसमें सही है। अगला आपका 54 नंबर की, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा ये हुआ था प्रथम जनगणना जो हुआ था ना वो 1872 में हुआ था, 1872 में मेयो के शासनकाल में हुआ था। याद रखिएगा कि भारत की पहली शासकीय जनगणना, दशकीय और औपचारिक जनगणना या नियमित जनगणना ये 1881 में हुआ था। सुनिएगा फिर से हम क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन आएगा कि भारत की पहली शासकीय जनगणना या भारत की पहली दशकीय जनगणना या भारत की पहली औपचारिक जनगणना या भारत की पहली नियमित जनगणना ये कब हुआ था? 1881 में और लॉर्ड रिपन के समय हुआ था, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा भारत की पहली शासकीय, दशकीय, औपचारिक या नियमित कुछ भी आ जाए तो 1881 लॉर्ड रिपन, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 55 नंबर की, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे प्रोत्साहित किया गया? तो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन को कहा था स्थानीय स्वशासन का जनक, और कब? तो 1882 में। अगला क्वेश्चन है आपका 56 नंबर, किस गवर्नर जनरल ने भारत के दास प्रथा को समाप्त किया था? तो याद रखिए वारेन हेस्टिंगस ने क्या हुआ था
सॉरी, क्वेश्चन बोला है कि किस गवर्नर जनरल भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था एलन बरो ने, सॉरी एलन बरो ने क्या हुआ था कि दास प्रथा को क्या हुआ था कि समाप्त किया था एलन बरो ने। अगला क्वेश्चन है क्या 57 नंबर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस समय थे वारेन हेस्टिंगस। ठीक है, इस समय कौन थे? तो वारेन हेस्टिंगस थे। वारेन हेस्टिंगस जो थे फ्रेंड्स, वो याद रखिएगा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थे वारेन हेस्टिंगस ने। कब? 1784 में हुआ था इसकी स्थापना। अगला क्वेश्चन है आपका 58 नंबर, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबू बुदन की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा ये जो आपके ना लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क के लिए क्या है? लौह अयस्क के लिए बाबा बुदन की पहाड़ियां फेमस है खनिज के लिए, ध्यान रखिए लौह अयस्क के लिए। और एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, याद रखिएगा कि लौह अयस्क का निर्यात सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? तो याद रखिएगा मारमू गाँव, लिखिएगा इसको मारमू, देखिएगा फ्रेंड्स मारमू गाँव, याद रखिएगा मारमू गाँव में क्या है कि लौह अयस्क का निर्यात सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो मारमू गाँव से होता है, मारमू गाँव। अगला क्वेश्चन है आपका 59 नंबर की कोयले की खानों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कोरबा किस राज्य में है? तो याद रखिए कोरबा जो है आपके छत्तीसगढ़ में, कोरबा कहाँ है? तो आपके छत्तीसगढ़ में कोरबा स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका 60 नंबर की बेलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो ये क्या आता है? विशाखापत्तनम बंदरगाह से इसको क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। और याद रखिएगा विशाखापत्तनम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम बंदरगाह है। और सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? तो विशाखापत्तनम बंदरगाह। अगला 61 नंबर की भारत में किस राज्य में देश की सबसे बड़ा तटवर्ती प्राकृतिक गैस भंडार है? तो याद रखिए, देखिए भारत के किस राज्य या देश में सबसे बड़ा तटवर्तीय प्राकृतिक गैस भंडार 2024 के डेटा के अनुसार असम में है, और 2022 के डेटा के अनुसार गुजरात हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 2022 के अनुसार गुजरात और 2024 के अनुसार असम, दोनों आप देख लीजिएगा। अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो वहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला आपका 62 नंबर के भारत का कौन सा राज्य या देश में टिन अयस्क का एकमात्र उत्पादक है? तो टिन अयस्क का एकमात्र उत्पादक है, तो याद रखिएगा ये जो आपके है ना भारत का मतलब कौन सा राज्य देश में टिन अयस्क के एकमात्र उत्पादक है? तो याद है बिस्तर का पठार, लिखिएगा बिस्तर का पठार। ये आपके बिस्तर का पठार कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में जो टिन अयस्क का एकमात्र उत्पादक है। 63 है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों की सूची को दावा किया है? तो याद किया 42वें संविधान संशोधन 1976 में कहा गया है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की सूची का दावा है। 64 नंबर की भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखना किसके तहत उल्लेखित प्रावधान है? तो ये मौलिक कर्तव्य, याद रखिए किसके तहत है? तो मौलिक कर्तव्य के तहत है। मौलिक कर्तव्य आपको पता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य आपको रूस से लिया गया, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। और हमारे मूल जब संविधान लागू हुआ था ना, मूल संविधान जब आया था उस समय हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं था। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा कब गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और जब इस समय 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था तो उसमें 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अब एक और अभी वर्तमान में हमें मौलिक कर्तव्य कितने? 11 है, लेकिन उस समय 10 जोड़ा गया था। तो 11वां मौलिक कर्तव्य यानी कि एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। क्या हुआ था कि एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जो वर्तमान में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य है, और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 65 नंबर, सुनिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखिएगा इसमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं पूछा जा रहा है, तो सुनिएगा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य का है अधिकार। ठीक है ना, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना ये भी मौलिक कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी मौलिक कर्तव्य है, और राष्ट्रगान का सम्मान करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। यानी कि सभी सही, 1 2 3 4 आपके सभी क्या हैं? सही है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 66 नंबर की भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को डैश के संविधान से लिए गए हैं। तो आपको मैंने बताया कि मौलिक कर्तव्य को ना याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया, रूस के संविधान से लिया गया, ध्यान रखिए रूस के। और मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से, मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से। आई थिंक मैं पीछे मौलिक कर्तव्य रूस ही बोला होगा, देख लीजिएगा फ्रेंड्स, रूस से लिया गया। ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया और मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, अगर जर्मनी बोल दिए तो रूस होगा फ्रेंड्स। अगर देख लीजिएगा कि मौलिक कर्तव्य को लिया गया रूस के संविधान से, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया, मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, रूस में कि सोवियत संघ से लिया गया। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर कि भारतीय संविधान के भाग तृतीय में मौलिक कर्तव्य को नहीं रखा गया क्योंकि भाग तृतीय डैश है। देखिए भाग तृतीय में मौलिक कर्तव्य को नहीं रखा गया क्योंकि भाग तृतीय ना बाध्य योग है, इसलिए इसे नहीं रखा गया। और मौलिक कर्तव्य को भाग 4 के क, सुनिएगा मौलिक कर्तव्य को भाग 4 के क्लाउज क में रखा गया है, और अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 51 के क में रखा गया, अनुच्छेद 51 के क में रखा गया मौलिक कर्तव्य को।
68 नंबर के भारत के 21 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो उस समय कौन थे प्रधानमंत्री? तो याद रखिए इंदिरा गांधी। कौन थे प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी के समय क्या हुआ था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या हुआ था कि मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 69 नंबर के निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य में प्रावधान है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान हर भारतीय का नागरिक कर्तव्य है? तो ये किसने कहा गया? तो ये मौलिक कर्तव्य के भाग मतलब मौलिक कर्तव्य के एक में कहा गया। याद रखिए मौलिक कर्तव्य के एक में कहा गया है कि याद रखिएगा कि प्रावधान है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान हर व्यक्ति के नागरिकों में होना चाहिए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज एक में कहा गया है। अगला 70 नंबर कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधान है? तो देखिए मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधान कौन है? तो अनुच्छेद 51 के क और आपका भाग 4 के क्लाउज क में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है आपका अगला 71 नंबर की भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो याद रखिए अनुच्छेद 48 के क्लाउज ए में यह संदर्भित है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने किस वर्ष में कालबेलिया नृत्य को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? तो याद रखिएगा कि 2010 में शामिल किया है। और ये कालबेलिया नृत्य है ना, ये राजस्थान का नृत्य है, राजस्थान का। अगला 73 नंबर के निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया था? तो याद रखिए किस? तो ये भील जनजाति के द्वारा क्या हुआ था? भील जनजाति के द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली की विकसित किया गया था। और भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है जो मुख्य तौर पर ना महाराष्ट्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र में, मुंबई में। अगला आपका 74 नंबर की निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता था, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में से उत्पन्न हुई है? तो देखिए ये जो हुई है ना, ये जो आपकी हुई है ये पंजाब से हुई है, पंजाब से। याद रखिएगा पंजाब से। किस राज्य से हुई है? तो पंजाब से। और याद रखिएगा पंजाब से एक और जो आपका जो ये पंजाब से जो एक और खेल जो हुआ है, याद रखिएगा एक लाठी और गतक। लाठी और गतक लिखिएगा इसको, लाठी और गतक जो है ये पंजाब का है, ध्यान रखिएगा। अगर मल्लखंभ की बात करें, सुनिएगा कि मल्लखंभ जो आपका एक मार्शल आर्ट है, अपने आप में मार्शल आर्ट है। मल्लखंभ जो है आपके मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं क्या, सुनिएगा, अगर हम बात करते हैं क्या कि मुष्टि युद्ध। याद रखिएगा ये मुष्टि युद्ध जो है ना, मुष्टि युद्ध जो है ये यूपी का है। मुष्टि युद्ध कहाँ का है? तो मुष्टि यूपी का है। और एक और याद रखिएगा सिलंब, सुनिएगा सिलंबम जो युद्ध है, सिलंबम ये तमिलनाडु का। याद रखिए कलाड़ी पट्टू कहाँ का? केरल का। कलाड़ी पट्टू कहाँ का? तो केरल का। एक अपने आप में मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट, ठीक है। 75 नंबर के निम्न से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में नाम दर्ज किया था? तो याद रखिएगा ये जो मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या, लास्ट क्वेश्चन 75 नंबर कि किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में नाम दर्ज किया था? तो नाटी, ठीक है, नाटी नृत्य है। नाटी नृत्य है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का है। याद रखिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का ये नृत्य है। और याद रखिएगा ये जो नाटी नृत्य है ना, ये क्यों इसको गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड किया गया था? क्योंकि महिलाओं के प्रति ना जागरूकता दिखाया गया था, इसीलिए इसको नाटी जो नृत्य है इसको क्या हुआ था कि इसको गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में नाम दर्ज किया गया था। नाटी जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का नृत्य है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है, ठीक है ना। और ये एक तरह से मास्टर वीडियो था, ये भी आप लोग का फ्रेंड्स कंप्लीट होता है, ठीक है। तो देखते हैं फ्रेंड्स आज का हमारा होमवर्क क्या क्या है। फ्रेंड्स आज का होमवर्क जो मिला है यानी कि आपका 24/2 यानी कि मंडे का होमवर्क है, मंडे का होमवर्क है 24 का, यानी कि सैटरडे और संडे, यानी कल फ्रेंड्स आपको मास्टर वीडियो अपलोड किया जाएगा। जो भी आपका इस वीक में जो भी आपका क्लास हुआ है उसका मास्टर वीडियो रिवीजन के लिए फ्रेंड्स आप लोग के लिए रिवीजन के लिए इसको मैं अपलोड करता हूं, तो इसको देखिएगा। और परीक्षा मंथन का करंट अफेयर्स में अपलोड करूंगा। संडे को फुल मॉक टेस्ट अपलोड करूंगा। बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 2 1 हो चुका है, 2 मैं कल आप लोग को अपलोड करूंगा। देखिए आज का होमवर्क क्या है, करंट अफेयर्स में पढ़ना है परीक्षा मंथन पेज नंबर 106 से लेकर 110 तक। क्वेश्चन बैंक में पढ़ना है पेज नंबर 291 से 300 तक पढ़ना है, ये पेज नंबर है। ये परीक्षा मंथन का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे पढ़ना है हिस्ट्री में राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1905 तक के आंदोलन है उसके बारे में पढ़ना है। पॉलिटी में भाग 5 पढ़ना, लेकिन केवल राष्ट्रपति को पढ़ना है, ठीक है। और ज्योग्राफी में भारत के उद्योग को पढ़ना है। और स्ट्रैटेजिक में वाद्य यंत्र और उसके वादक के बारे में पढ़ना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। आप लोग ना कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो बहुत प्यार से मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए। और देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पर आपको शॉर्ट्स वीडियो मिल जाएंगे 30 मिनट 32 मिनट में बस क्वेश्चन आंसर, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन को यहाँ पे ना एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि अगर आप में अगर एग्जाम में अगर ना बिहार दरोगा या बिहार पुलिस के एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन बने ना तो छूटे ना, टारगेट यही हम लोग का, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज पीसेस मेकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।